हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरबपुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्थानीय राजवंश के रूप में हमने राजर्षि तुल्य कुलवंश और नल वंश से संबंधित तथ्यों को विस्तृत रूप से हमने देखा था। आज सरबपुरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। संस्थापक के रूप में देखें, सरबपुरी वंश के संस्थापक के रूप में देखें तो सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज को माना जाता है। सरबराज को माना जाता है। साथ ही साथ शासन काल की अगर बात करें तो सरबपुरी वंश का शासन काल 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के रूप में बीच में इनका शासन काल माना जाता है। साथ ही साथ शासन क्षेत्र की बात करें, शासन क्षेत्र की अगर बात करें तो सरबपुरी वंश का शासन संबलपुर और सारंगढ़ क्षेत्र में था। इस तरह से संस्थापक सरबराज के नाम के अनुरूप सरबपुर में इनका शासन क्षेत्र, संबलपुर और सारंगढ़ क्षेत्रों में सरबपुरी वंशों का शासन क्षेत्र रहा। साथ ही साथ देखें तो राज चिन्ह के रूप में सरबपुरी वंश गजलक्ष्मी का प्रयोग करते थे। गजलक्ष्मी का प्रयोग राज चिन्ह के रूप में इस वंश के शासक करते थे। साथ ही साथ अन्य नाम की अगर बात करें तो सरबपुरी वंश को अन्य नामों से अमरार्य कुल, साथ ही साथ अमरज कुल के नाम से भी जानते हैं। ब्यागराज के ताम्रपत्र में ही इस कुल को अमरार्य कुल के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। तो इस तरह से बेसिक तथ्यों की अगर बात करें तो सरबपुरी वंश के संस्थापक सरबराज, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच में सरबपुर, संबलपुर और सारंगढ़ क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। साथ ही साथ इनके क्रम में अन्य शासकों की भी बात करेंगे। तो इस तरह से इन तथ्यों को याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में कि इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है, राज चिन्ह क्या थे और किस धर्म से संबंधित थे। तो वैष्णव धर्म से इस संबंधित थे। याद रखिएगा, वैष्णव धर्म को मानते थे सरबपुरी वंश से संबंधित राजाएं। इस तरह से हमने देखा महत्वपूर्ण तथ्यों को कि संस्थापक, शासन काल, शासन क्षेत्र। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो प्रमुख शासकों के रूप में देखें तो इसके संस्थापक सरबराज। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो नरेंद्र, प्रसन्न मात्र। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो जयराज। आगे देखें तो सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, और साथ ही साथ अंतिम शासक के रूप में देखेंगे प्रवरराज द्वितीय, जो कि सरबपुरी वंश से संबंधित अंतिम शासक के रूप में इन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया। तो इस तरह से नामों को याद रखें प्रमुख शासकों के रूप में सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और प्रवरराज द्वितीय। इसी क्रम में अब आगे बढ़ें तो सबसे पहले डिस्कस करें सरबराज का। तो सरबराज सरबपुरी वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के नाम के अनुरूप, सरबराज के नाम के अनुरूप ही इस वंश का नाम सरबपुरी वंश पड़ा। इसके नाम के अनुरूप ही सरबपुरी वंश, इस वंश का नाम रखा गया। यह संस्थापक के रूप में माना जाता है, इनको सरबपुरी वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ सरबराज के नाम के अनुरूप इनकी राजधानी सरबपुर नाम पड़ा इनकी राजधानी सरबपुर। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो सरबराज से संबंधित तथ्यों में देखें तो गुप्तवंशी शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरबपुरी वंशी शासक सरबराज का वर्णन हमें मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि गुप्तवंशी शासक भानुगुप्त के किस अभिलेख से हमें छत्तीसगढ़ के राजवंश का वर्णन मिलता है, तो सरबपुरी वंश का। अगर शासक पूछा गया तो सरबराज। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा। साथ ही साथ सरबराज ने अपने सिक्कों में प्राकृतिक भाषा के विपरीत संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। ये सारे फैक्ट हम संबंधित है सरबराज से। सरबराज सरबपुरी वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के नाम के अनुरूप इस वंश का नाम सरबपुरी वंश और राजधानी सरबपुर पड़ा। आगे क्रम में देखें तो सरबराज के बाद इनके शासनकाल, इनके उत्तराधिकारी के रूप में नरेंद्र ने शासन इनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया और नरेंद्र से संबंधित 3 ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें देखें तो पीपरदुला ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र और साथ ही साथ रवा ताम्रपत्र। इसी पीपरदुला ताम्रपत्र में उल्लेखित है कि नरेंद्र सरबराज का ही पुत्र था। सरबराज का पुत्र नरेंद्र था। पीपरदुला ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इनके ज्येष्ठ भ्राता, बड़े भाई के रूप में महेंद्र का भी वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, हमने इससे पहले वाकटक वंश में भी देखा ही था और हमने यहाँ पे देखा ही था महेंद्र सेन के बारे में। कई इतिहासकार महेंद्र से संबंधित राजवंशों में इनका मत ऐक्य नहीं है। ये वही महेंद्र हैं जो कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत पराजित किया था महेंद्र को, जिनका वर्णन हरिसेन द्वारा कृत प्रयाग प्रशस्ति में इनका उल्लेख मिलता है। चूँकि कई इतिहासकार इन्हें वाकटक वंश से, कई इन्हें सरबपुरी वंश से, इस तरह इनके राजवंशों के रूप में मत ऐक्य नहीं है। चूँकि इसको याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में कि महेंद्र को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत पराजित किया था। तो इस तरह से इस क्रम में हमने देखा कि नरेंद्र ने सरबराज के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पे शासन किया। इनसे संबंधित हमें 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ें तो इसी क्रम में हम देखेंगे, इसी क्रम में हम बात करेंगे प्रसन्नमात्र की। प्रसन्नमात्र ने अपने नाम के अनुरूप प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की। प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की, जो कि निडिला नदी के तट पे स्थित था। यही प्रसन्नपुर वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। यही प्रसन्नपुर वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है और यही मल्हार निडिला नदी अभी वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्हार शहर किस नदी के तट पे है, तो लीलागर नदी के तट पे। लीलागर का प्राचीन नाम कौन सा है, तो निडिला नदी है। मल्हार का प्राचीन नाम है प्रसन्नपुर। बसाने का काम किया था प्रसन्नमात्र ने। इसी तरह आगे क्रम में देखें तो प्रसन्नमात्र से संबंधित 116 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कुल 116 सिक्के प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ प्रसन्नमात्र ने रजत और स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे और प्रसन्नमात्र ने अपने स्वर्ण सिक्कों में गरुड़, शंख और चक्र चिन्ह का प्रयोग इन्होंने अपने सिक्कों में किया था। तो इसी तरह से याद रखेंगे, प्रसन्नमात्र एक प्रतापी शासक के रूप में सरबपुरी वंश में इन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया। प्रसन्नमात्र ने अपने नाम के अनुरूप प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की, जो वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ यह प्रसन्नपुर निडिला नदी के तट पे था, जो कि वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है। यह मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी क्रम में अगर देखें तो प्रसन्नमात्र के उत्तराधिकारी के रूप में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कईयों को मानना है कि इनके ज्येष्ठ पुत्र जयराज यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में शासन किए। जयराज ने दुर्ग शहर की स्थापना जयराज ने की और दुर्ग शहर की स्थापना करने के कारण ही इनका नाम दुर्गराज पड़ा।
दुर्गराज पड़ा और इन्हीं को मनमात्र दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि यह दुर्गराज और मनमात्र दो अलग अलग व्यक्ति हैं। साथ ही कई इतिहासकारों का मानना है कि यह मनमात्र दुर्गराज जयराज के ही अन्य नाम थे। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जयराज दुर्ग शहर, दुर्गराज मनमात्र के रूप में, साथ ही साथ जयराज ने अपने सिक्कों में गजलक्ष्मी चिन्ह का प्रयोग किया। गजलक्ष्मी चिन्ह का प्रयोग किया। गजलक्ष्मी चिन्ह का प्रयोग इन्होंने अपने सिक्कों में किया। इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में हमने देखा। आगे इसी क्रम में बढ़ें तो इतिहासकारों का मानना है कि जयराज के बाद इनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र सुदेवराज ने यहाँ पे इस क्षेत्र में शासन किया। इनके 3 पुत्रों के रूप में देखें तो जयराज के पुत्रों में सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और ब्यागराज का उल्लेख मिलता है। सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और ब्यागराज का हमें उल्लेख मिलता है। इसी तरह देखें तो जयराज के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सुदेवराज ने शासन किया और सुदेवराज अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार सुदेवराज ने ही सिरपुर शहर की स्थापना की। सिरपुर शहर की स्थापना सुदेवराज के द्वारा किया गया। हम जानते हैं कि सरबपुरी वंश का शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी रहा और इसी 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में सरबपुरी वंशी का भी शासनकाल रहा और इन्हीं वंश के कारण राजर्षि तुल्य कुलवंश में हमने देखा था कि भानु भीमसेन द्वितीय का संघर्ष इनसे चला और सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अपनी नई राजधानी के रूप में और सिरपुर शहर की स्थापना सुदेवराज के द्वारा किया गया था। इस तरह से सरबपुरी राजश्री कुल्य वंश के साथ इनका संघर्ष चला। सुदेवराज ने सिरपुर शहर की स्थापना की। अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार, याद रखिएगा, अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार सिरपुर शहर की स्थापना सुदेवराज ने किया। साथ ही साथ इनसे संबंधित हमें 8 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, 6 सरबपुर से और 2 सिरपुर से हमें प्राप्त होते हैं। सुदेवराज के बाद देखें तो इनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रवरराज, जो कि प्रवरराज सुदेवराज का भाई था। सुदेवराज का क्या था? भाई था। इसी क्रम में देखें आगे, अगर सुदेवराज में एक और महत्वपूर्ण तत्व को ऐड करना चाहूँ तो सुदेवराज के सामंत इंद्रबल थे। इंद्रबल इनके सामंत थे, याद रखिएगा, इंद्रबल सामंत थे। आगे देखें तो सुदेवराज का भाई प्रवरराज, सुदेवराज के बाद यहाँ पे सरबपुरी वंशी के रूप में यहाँ पे इन्होंने शासन किया, सुदेवराज का भाई। और सुदेवराज की मृत्यु के बाद प्रवरराज प्रथम ने सरबपुर के स्थान पर सिरपुर को अपने राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। साथ ही साथ अपने भाई ब्यागराज को इन्होंने प्रसन्नपुर का जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपा। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रवरराज प्रथम के सामंत के रूप में ब्यागराज वहाँ पे शासन करते हैं और ब्यागराज से ही संबंधित उन्होंने स्कूल को अमरार्य कुल भी कहा था। इसी क्रम में हम देखें कि प्रवरराज प्रथम सुदेवराज का भाई था, जिन्होंने सुदेवराज के मृत्यु के बाद सरबपुर के स्थान पर सिरपुर पर अपनी राजधानी स्थापित की और यहाँ पे इन्होंने शासन किया। अंतिम शासक के रूप में देखें तो प्रवरराज द्वितीय इस वंश से संबंधित अंतिम शासक हुए। सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय को पराजित कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की स्थापना इंद्रबल के द्वारा किया गया। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 महत्वपूर्ण तथ्यों को सरबपुरी वंश से संबंधित हमने देखा। अगर आप मेरे शुरू से लेकर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे डिस्कस किया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं जब भी लाऊं आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।